तो दोस्तों आप सब लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया हुआ पहला प्रोजेक्ट 15B मतलब विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर को इंडियन नेवी के हवाले कर दिया गया है, जहां पे एक तरफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इस जहाज को ऑपरेशनली इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। तो वहीं पे अब खबर ये भी है कि खाली विशाखापट्टनम क्लास के जहाज ही साल के अंतिम समय में इंडियन नेवी को नहीं मिलने जा रहा है, बल्कि इसके अलावा भी इंडियन नेवी को और एक बड़े हथियार सौंपने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों ये हथियार है प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाए जाने वाले कलवेरी क्लास के चौथे सबमरीन आईएनएस वेला। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईएनएस वेला के एक्सपेक्टेड कमीशन डेट और इसे कमीशन करने को लेके किए जाने वाले तैयारियों के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आईएनएस वेला इंडियन नेवी में किस तरीके से कितना ताकत का बढ़ोतरी करेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ जहाँ पे चाइना के बढ़ते हुए विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए पूरा दुनिया का फोकस इंडो पैसिफिक रीजन में है, तो वहीं पे इस दरमियान इंडियन नेवी को बड़े बड़े हथियार मिल रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक 28 अक्टूबर के दिन मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाए जाने वाले विशाखापट्टनम क्लास के पहला डिस्ट्रॉयर मतलब आईएनएस विशाखापट्टनम इंडियन नेवी के हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि इस जहाज को संभावित डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा 18 नवंबर के दिन इंडियन नेवी में ऑपरेशनली कमीशन किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडियन नेवी को और एक बड़े हथियार देने का भी तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत बनाए जाने वाले कलवेरी क्लास के चौथा सबमरीन आईएनएस वेला है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जल्द ही आईएनएस वेला को भी मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडियन नेवी के हवाले किया जा सकता है और संभावित इस जहाज के कमीशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर एस जयशंकर या फिर प्रेजेंट इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह के द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जल्द ही एडमिरल करमबीर सिंह भी अपने पद से रिटायर्ड होने वाले हैं और संभावित उनके रिटायरमेंट से पहले उनके हाथ से ही इस सबमरीन को कमीशन किया जाए। दोस्तों आईएनएस वेला असल में प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाए जाने वाले 6 सबमरीनों में से चौथा सबमरीन है। इसे मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में फ्रेंच शिप बिल्डर नेवल ग्रुप के मदद से निर्माण किया जा रहा है। ऑलरेडी इस क्लास के 3 सबमरीन इंडियन नेवी में कमीशन हो चुका है और माना जा रहा है कि इसके जो चौथा सबमरीन है वो संभावित ये महीने के समाप्ति से पहले ही इंडियन नेवी के हवाले कर दिया जाए। दूसरी तरफ विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत बनाए जाने वाले जो चौथा जहाज है उसे भी नेक्स्ट ईयर के शुरुआती समय में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि विशाखापट्टनम के अंतर्गत टोटल 4 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है आईएनएस विशाखापट्टनम का, जबकि इसके बाद आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस इंपाल और आईएनएस पोरबंदर। रिपोर्टों के मुताबिक आईएनएस विशाखापट्टनम को जहां पे 20 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था, तो वहीं पे आईएनएस मोरमुगांव का लॉन्चिंग 17 सितंबर 2016 को हुआ। आईएनएस इंपाल 20 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया और संभावित आईएनएस पोरबंदर अगले साल मतलब 2022 में लॉन्च हो। दूसरी तरफ अगर मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से निर्माण किए जाने वाले प्रोजेक्ट 15B मतलब कलवेरी क्लास के सबमरीनों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसके पहले सबमरीन आईएनएस कलवेरी 14 दिसंबर 2017 को, दूसरा सबमरीन आईएनएस खंदेरी 28 सितंबर 2019, तीसरा सबमरीन आईएनएस करंज 10 मार्च 2021 के दिन इंडियन नेवी में एक्टिव हुआ था। जबकि दोस्तों ये जो आईएनएस वेला मतलब चौथा सबमरीन है इसे 6 मई 2019 के दिन लॉन्च किया गया था। दोस्तों इस क्लास के 5वां सबमरीन आईएनएस वगिरवी 12 नवंबर 2020 के दिन लॉन्च हो चुका था और माना जा रहा है कि उसे भी साल 2022 में इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाए। दोस्तों आईएनएस वेला के साथ आईएनएस वगिरवी फिलहाल सी ट्रायल में है, जबकि इस क्लास के सबसे अंतिम सबमरीन मतलब आईएनएस वागीश्री फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ है और माना जा रहा है कि इसे भी जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। इवन रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि संभावित इसी साल के अंत से पहले इसे लॉन्च कर दिया जाए और इसे साल 2022 के अंत तक या फिर साल 2023 के शुरुआती समय तक इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाए। दोस्तों ये 6 के 6 सबमरीन इंडियन नेवी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे ये इंडियन नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो वहीं पे मेक इन इंडिया के अंतर्गत इसे निर्माण किया जा रहा है बोल के इससे इंडियन नेवी को कई तरीके के नए चीजों को भी सीखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो कलवेरी क्लास के सबमरीन है इसे फ्रांस में स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन भी कहा जाता है। और दोस्तों ये दुनिया के एक बेहतरीन और स्टेल्थ कैटेगरी के सबमरीन है जो कि पानी के नीचे काफी बेहतरीन तरीके से छुपा रह सकता है। सबमरीनों को पहले जब इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से खरीदा गया तब इरादा बनाया गया था कि सबमरीनों में डीआरडीओ निर्मित एआईपी सिस्टम मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा। इवन कंस्ट्रक्शन के समय तक ये तैयार नहीं हो सका बोल के बाद में ये भी प्लान बनाया गया था कि आखिर के कुछ सबमरीनों में डीआरडीओ एआईपी सिस्टमों को इस्तेमाल किया जाएगा। पर दोस्तों आखिरकार प्रोजेक्ट के डिले होने की वजह से अब प्लान के मुताबिक सबमरीनों के पहले रिपीट के दरमियान इसमें डीआरडीओ के एआईपी सिस्टमों को इंक्लूड किया जाएगा। और दोस्तों ये जो एआईपी सिस्टम होता है इसका मतलब है ऐसा सिस्टम जो सबमरीनों को और लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करे। कुल मिला के माना जाता है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को
अपने बैटरीज को चार्ज करने के लिए समय समय पे ऊपर आना पड़ता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के सहारे डीजल इंजनों का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है और सबमरीनों को चार्ज किया जाता है। ऐसे में एआईपी सिस्टम से लैस सबमरीन बिना ऑक्सीजन के ही पानी के नीचे रह के सबमरीनों को लंबे समय तक ऑपरेट करने लायक रख सकेगा। रिपोर्टों में बताया तो ये भी जाता है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में अगर एआईपी सिस्टम लगा हुआ हो तो ये कई समय हफ्तों भर या कई हफ्तों तक पानी के नीचे रहने में सक्षम है। दोस्तों पानी के नीचे रहने का क्षमता ही एक महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों की तुलना में न्यूक्लियर सबमरीनों को ज्यादा ताकतवर माना जाता है। पर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों में एआईपी सिस्टम आने के बाद कई मामलों में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अब न्यूक्लियर सबमरीनों के बराबरी भी करने में सक्षम है। दोस्तों इंडियन नेवी के लिए कलवरी क्लास के सबमरीन इसीलिए भी महत्व है क्योंकि इंडियन नेवी को अब चाइना के बढ़ते हुए इंडियन ओशन के अंदर के फुटप्रिंट को काउंटर करने के लिए अंडर वाटर कैपेसिटी को बिल्ड करना है। आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि खाली इंडिया अन्य देशों की मदद से अपने बेड़े के लिए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों का ही निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि प्लान के मुताबिक इंडिया अपने बेड़े के लिए इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन और न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों को भी तैयार कर रहा है। ऑलरेडी इंडिया को अपने पहले न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में सक्सेस मिल चुका है और जिसे हम आईएनएस अरिहंत के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि इस क्लास के दूसरे सबमरीन मतलब आईएनएस अरिहंत फिलहाल अंडर सी ट्रायल है और जल्द ही इंडियन नेवी में कमीशन हो जाएगा। इस क्लास के तीसरे और चौथे सबमरीन पहले दो सबमरीनों की तुलना में अधिक बड़ा और अधिक ताकतवर होगा और माना जा रहा है कि इसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जबकि इसके बाद इंडिया इससे भी बड़े आकार के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मतलब S5 क्लास के सबमरीनों को बनाने का इरादा रखता है। जबकि अटैक सबमरीनों को लेकर हाल ही में ही बताया जा रहा है कि इंडिया अरिहंत क्लास के सबमरीनों के तर्ज पे इसी कैटेगरी के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीनों को भी निर्माण करना चाहता है जिसे प्रोजेक्ट 75 अल्फा भी कहा जा रहा है। इवन इसके अलावा एक और भी बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा रन किया जा रहा है जिसे प्रोजेक्ट 75I या फिर P75I कहा जा रहा है। दोस्तों बेसिकली ये भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगा लेकिन ये बनने के समय से ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस होगा और साथ ही साथ माना जा रहा है कि ये आईएनएस वेला या फिर कहे तो कलवरी क्लास के हर एक सबमरीन से आकार में बड़ा और अधिक ताकतवर होगा। प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जिन सबमरीनों का निर्माण किया जाएगा उसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी लगा हुआ रहेगा और संभावित इसमें ब्रह्मोस और भारत के द्वारा निर्माण किया गया एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को भी लगाया जाए। दोस्तों इंडियन नेवी के कलवरी क्लास के सबमरीनों को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इन सबमरीनों को लेकर इंडिया और फ्रांस के बीच में साल 2005 में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके समझौता हुआ, जबकि साल 2006 में इस क्लास के अंतर्गत पहले सबमरीन का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक टोटल सबमरीन के प्रोजेक्ट के लिए भारत के द्वारा 2.6 बिलियन यूरो खर्चा किया जा रहा है जो करीब अब के समय के 3.8 बिलियन डॉलर है, मतलब करीब 29,000 करोड़ रुपए के आसपास है। दोस्तों कलवरी क्लास के अंतर्गत जिन सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है वो सरफेस में करीबन 1615 टन वजनी है, जबकि पानी के नीचे इसका वजन 1775 टन है। लंबाई में ये सबमरीन 75 मीटर मतलब 246 फीट और चौड़ाई में ये 6.2 मीटर मतलब करीबन 20 फीट है, जबकि इसका हाइट 12.3 मीटर मतलब 40 फीट के आसपास है और इसका ड्रॉट करीबन 5.8 मीटर मतलब 19 फीट है। दोस्तों इसमें 4 MTU 12 वोल्ट AC84 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें 360 बैटरी सेल्स है। दोस्तों ये जो सबमरीन है ये पानी के ऊपर करीबन 11 नॉट्स मतलब 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जबकि पानी के नीचे ये सबमरीन 20 नॉट्स मतलब 37 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और सबमरीन के रेंज इकोनॉमिक स्पीड मतलब 8 नॉट के रफ्तार में करीबन 6500 नॉटिकल माइल मतलब 12,000 किलोमीटर है। दोस्तों ऐसे हर एक सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 43 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें 8 ऑफिसर और करीबन 35 सेलर्स होते हैं। सबमरीन को पानी के अंदर करीबन 50 दिन तक ऑपरेट किया जा सकता है और यह सबमरीन पानी के नीचे 350 मीटर मतलब करीबन 1150 फीट तक जा सकता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रूप में इसमें C303S एंटी टॉर्पेडो काउंटर मेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा हथियार के रूप में इसमें 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है जिनके द्वारा STU टॉर्पेडो या फिर SM39 एग्जॉस्टेड मिसाइलों को दागा जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ऐसे हर एक सबमरीन करीबन 18 टॉर्पेडोज को कैरी कर सकता है, पर कितना मिसाइलों को इसमें कैरी किया जा सकता है इसके बारे में कोई जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जबकि इसके अलावा सबमरीन 30 माइंस को भी कैरी करने में सक्षम है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के पाथ को ब्लॉक करने के लिए या फिर दुश्मन के पोर्ट को ब्लॉक करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।